नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्काई इंडिया टीवी में और मैं हूं आपके साथ दीक्षा जलोदिया। अब बढ़ते हैं बड़ी खबरों की ओर। भोपाल में आयोजित मांझी महापंचायत को संबोधित करते हुए सम्यक अभियान प्रमुख भास्कर राव रोकड़े ने कहा कि SC, ST, OBC के अलावा अत्यंत पिछड़ी जातियों के लिए अलग से अत्यंत पिछड़ा वर्ग अर्थात EBC एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास की व्यवस्था होनी चाहिए। कांग्रेस की सरकार बनने पर मध्य प्रदेश के मांझी, केवट, डीमर, रेकवार तथा गोवारा, लोहार, नाई, रजक, प्रजापति, पनीका, बंजारा आदि परंपरागत पेशे से जुड़ी SC, ST से भी अधिक पिछड़ी जातियों के लिए EBC कैटेगरी बनाने हेतु विधानसभा में विधेयक लाकर व्यवस्था दी जाएगी। EBC कैटेगरी वालों को SC, ST से भी अधिक सुविधा दी जाएगी, इसलिए मांझी समाज को SC कैटेगरी में शामिल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। साथियों, अब हमारे आज के विशेषज्ञ वक्ता आदरणीय श्री भास्कर राव जी रोकड़े, आप जो हैं हमारे बीच जो गंभीर विषय पर हमारा भविष्य कैसे सुधरे, हमारी घर गृहस्थी किस तरह चले, हमारा विकास कैसे हो, हम उद्योग धंधे में किस तरह से हाथ डालें, इस विषय में हमको मार्गदर्शन देने के लिए आप आए हुए हैं। और आप अभी दिल्ली में थे, कल अपने कहने पर जो है यहाँ मार्गदर्शन देने के लिए आए हैं और यहाँ के बाद फिर उनको दिल्ली जाना है। तो इसलिए आप लोग जो हैं ऐसे हर विषय के विशेषज्ञ आदरणीय श्री भास्कर राव जी रोकड़े, इनका हम मार्गदर्शन लें, इनका अनुभव लें और इनकी जो बातें हैं इनको हम ध्यान से सुने। आप लोगों से अनुरोध है कि कार्यक्रम की गंभीरता आप बनाए रखें। महिलाएं जो हैं वो अपने स्थान पर बैठें और ये जितने पुरुष हैं ये भी यहाँ आकर बैठ सकते हैं। अंदर हाल में आइए, आप नीचे जगह खाली है, नीचे बैठे, बाहर है, बाहर खाली रहें। आप हमारे जो विशेषज्ञ वक्ता हैं इनका अनुभव लें। आदरणीय श्री भास्कर राव रोकड़े जी मेरे अनुरोध पर ये मांझी समाज को मार्गदर्शन देने के लिए उपलब्ध हैं। आदरणीय भास्कर राव जी रोकड़े। सर्वप्रथम मैं मांझी समाज के बंधुओं, बहनों, युवा साथियों का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आदर दिया। सम्माननीय टीकाराम रायकवार जी, सम्माननीय केशव मांझी जी, RD कश्यप जी, हमारे वकील साहब जो विदिशा से आए हुए हैं, अभी मेरे से बातचीत हो रही थी, हमारे छतरपुर से पधारे सुंदर सिंह रायकवार जी और भी मंचासी समस्त सम्माननीय बंधुओं, सर्वप्रथम तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मेरा नाम भास्कर राव रोकड़े है, थोड़ा सा कुछ पल के लिए ही सही संशोधन कर दीजिए। मेरे नाम को मैं अपने ओर से बोल रहा हूं, एक बात आप भी बोल दीजिए। अब मेरा नाम आज की सभा में और कर्तव्य पथ पर चलते हुए आप लोगों के लिए संघर्ष पर जब तक मैं रहूंगा तब तक के लिए मांझी भास्कर राव रोकड़े होगा। साथियों, सम्माननीय टीकाराम जी मेरे साथ बैठे थे। हमने काफी लंबे समय तक चर्चा किया कि आखिर मांझी समाज, डीमर समाज, बर्मन समाज, कश्यप समाज, ये सब एक ही समाज है। केवट समाज, सब एक समाज है। इस समाज का विकास कैसे होता है, क्या संभव है? मैंने करीब से देखा इस समाज, इनके साथ बैठा, इनकी कार्य पद्धति देखा है। एक मछुआरे को देखा है किस तरीके से लंगोट लगाकर बगल में तेल लगा करके वो कैसे वो पानी में, गाँव में, नदी नाले जो 12मासी नाले होते हैं या बरसाती नाले होते हैं, वहाँ जाते हैं, गाँव में मछली मारने लगते हैं। कितनी तकलीफ की बात है। हम विचार करते हैं बदन खुजलाएगा, यहाँ नहीं जाना है, हमें डर लगता है कीड़े मकोड़े से, तो किन विषम परिस्थितियों में जाके मछली मारते हैं। केवल नाव बनाते हैं। अरे जब से नदी बनी होगी
तब से शायद नाव भी बनी होगी, तब से नाविक भी बने। इस समाज का इतिहास मैं बताना चाहता हूं। वेदों में, चारों वेद में 3-3, 4-4 बार उल्लेख किया गया इस समाज का। इस समाज को वैदिक भी बोल सकते हैं, साधारण बात नहीं है। लोग अपने अपने समाज का इतिहास गिनाएंगे, फलाने राजा थे, ढेकाना राजा थे, आदि आदि। इसकी जरूरत यहाँ पर नहीं। केवल मैंने देखा करीब से किस तरह से वो नाव बनाता है, उस नाव को संभाले रखता है कि धूप पड़ेगी तो लकड़ी फटेगी, लकड़ी फटेगी तो पानी अंदर आएगा। एक बच्चे का जैसा ध्यान रखता है, वैसे उस नाव का ध्यान रखता है। जहां जहां पानी रहता है वहां पानी में डुबा के रखता है ताकि नाव चले। कितनी बड़ी बात, कितनी विषम परिस्थितियों में वो काम करता है। मछुआरा कितनी विषम परिस्थितियों में काम करता है। और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की जो बात हम करते हैं, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, अरे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के जन्मदाता तो ये ढीमर माझी समाज के लोग हैं। पूरे विश्व में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात हो रही है, वास्तविक उसके जन्मदाता है। अब सोचिए आज क्या तो दशा है, क्यों? अब पढ़ाई लिखाई की बात क्यों नहीं? ये 8 साल का बच्चा जिसको हम गोदी में लेकर के घूमते हैं, प्यार करते हैं कि बच्चा है, छोटा है, अरे भाई उसको स्कूल भेजना तो दूर, वो बच्चा हुआ उसके यहाँ बहुत सारा काम है, चना मुर्गा लाई क्या क्या बनाते रहता है, मछली मारता है, छोटी छोटी मछली, झींगा मछली और क्या क्या मछली होती है, वो मछली को भूजता है। जब भूजता है तो 8 साल के बच्चे से बोलता है, बेटा ये चिमटी बनाते हैं, इससे जरा एक एक करके निकालना। उसको फूड प्रोसेसिंग कहते हैं। फिर उसको डिब्बे में पैक करता है, फिर उसको बाहर बेचता है। उसको रेट बराबर नहीं मिलता, आजकल उसका भी बाजार बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन फूड प्रोसेसिंग चाहे मछली की हो, चाहे चना हो, मुरमुरा हो, मटर हो, अगर भगवान कृष्ण की बात करते हैं हम, तो बहुत सारे लोग जानते होंगे कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कृष्ण भगवान की मूर्ति रखी जाती है। तो वो मूर्ति के बगल में एक महिला की भी फोटो बना के रखी जाती है और उस पर एक दलिया रखी जाती है, उसमें धान की लाई उस पर रखी जाती है। पूजा उस महिला यानी ढीमर समाज की महिला जो चना मुर्गा बेचती है, उसकी भी पूजा कृष्ण भगवान के साथ ही होती है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन ठीक है, ये परंपरागत व्यवसाय है, समय परिवर्तित होता है। नदियों में नाव चलती थी, बरसाती नालों में नाव चलती थी, बारहमासी नालों में नाव चलती थी। नाव चलने पर ही इस पार के उस पार हो पाते थे। अब पुल बन गए हैं। जब पुल बन गए तो कारोबार कैसे रहेगा? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की हम बात करते हैं। अब परंपरागत पेशा नहीं चल पाता, इसके लिए बड़े बड़े उद्योग लग गए हैं। टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी सब आ गए, उन्होंने बड़े बड़े उद्योग लगा लिए। और ये जो गृह उद्योग था, एक समाज का परंपरागत उद्योग था, वो कहीं का नहीं। ये सबसे बड़ी समस्या है। आखिर कैसे निदान हो सकता है, ये सोचने की बात है। इस पर विचार करने की जरूरत है। और छूट कैसे मिले? अभी मैंने एक शहडोल में कमिश्नर थे राजीव शर्मा जी, उनसे मेरी बात हुई थी विषय। मैंने बताया सिंघाड़ा, ये सिंघाड़ा का जो सिंघाड़े की खेती जो है, ये ढीमर माझी समाज के लोग करते रहे हैं। इस पर भिन्न भिन्न समाज के लोगों ने कब्जा कर लिया, ठेकेदार बन गए हैं और उनके गुलाम बन गए ढीमर माझी समाज के लोग। ये कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? तो आप ये सारे तालाब जहां पर सिंघाड़ा की खेती होनी है, उनको आप आरक्षित कर दीजिए इस समाज के लिए। और आपको बताना चाहूंगा कि मिस्टर शर्मा ने उन बातों को मानते हुए अपने अधिकार के जिलों में इस व्यवस्था को लागू कर दिया। साथियों, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये, अभी टीकाराम जी ने बताया, केशव जी ने भी बताया, समाज के कई गुरुओं ने बताया, मेरी कई बार बड़ी लंबी चर्चा सम्माननीय मोती कश्यप जी से भी हो चुकी है। हमारे सुधीर कश्यप जी हैं जो मेरे बड़े प्रिय हैं, बड़े सहयोगी हैं, जो जबलपुर से आए हैं। वो हमेशा बताते रहे हैं कि क्या समस्या वास्तव में इस समाज की है। एक बात आती है आरक्षण की, आदिवासी वर्ग में आरक्षण मिलना चाहिए। 1950 की भी लिस्ट कमेटी,
उसके बाद भी लिस्ट में चलती आई, माझी समाज रह गया, बाकी समाज का नाम नहीं जुड़ा, बड़ी विचित्र स्थिति बनी, महाजन आयोग आया, उसने ओबीसी में शामिल कर दिया, आदि आदि। मुख्य मांग क्या है कि समाज का नाम आदिवासियों की सूची में होना, यही मुख्य मांग है टीकाराम जी, यही मुख्य मांग। जरा आप ध्यान से सुनिएगा। और एक बात, अगर शब्द समझ ना आए तो आवेश में ना आइएगा, उसको समझने का प्रयास जरूर करें। मैं आज एक व्यवस्था देने जा रहा हूं। मैं बड़े राजनीतिक पदों पर नहीं रहा, लेकिन सन 1989 से पॉलिटिकल प्लानर रहा हूं। कई राजनेता मेरे माध्यम से बने हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मेरे को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है, कई नेता बने। लेकिन मैंने विकास संबंधी योजनाएं भी बहुत बनाई हैं, और जिन योजनाओं को बना के दे दिया तो संबंधित सरकार को लागू ही करना पड़ा है, और लागू करने में यदि उन्होंने विलंब किया तो जितनी रात का गेप होता है उतनी रात तक सरकार के मुखिया को सोने की आजादी नहीं मिल पाती। तो मित्रों, ये जो ढीमर माझी समाज है, मल्लाह समाज है, केवट समाज है, बर्मन कश्यप समाज है, ये जो समाज है ये परंपरागत पेशेवर समाज है। संशोधन हुआ, विकास की गति बढ़ी, परंपरागत व्यवसाय में दिक्कतें आने लगी, बेकारी और बेरोजगारी बढ़ने लगी। अब जीवन शैली उस व्यवसाय के कारण आदिम पद्धति की रही है, आदिम पद्धति की जीवन शैली रही है, लेकिन ये मैदानी क्षेत्र में रहने वाला समाज है। ठीक उसी तरह से जैसे आदिवासी वर्ग का कोल समाज होता है, कोल समाज श्रमिक वर्ग का समाज होता है, वो मैदानी क्षेत्र में रहता है, वनांचल में नहीं रहता, लेकिन आदिवासी वर्ग में है। ठीक उसी तरह से यह समाज मैदानी क्षेत्र में रहता है, पेशेगत कारणों से जुड़ा है, लेकिन इसकी जीवन शैली पूर्णतः आदिवासियों के समान ही, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन एक बात और मैंने अध्ययन किया है कि इस समाज के अलावा भी परंपरागत बिजनेस से जुड़े हुए कुछ समाज हैं, जैसे नाई समाज। नाई समाज कभी विकास की ओर नहीं बढ़ पाया। पढ़ाई लिखाई जैसे आपके समाज की है वैसे उनके समाज की है। कुमार समाज, चंद लोग बड़े होंगे, बाकी समाज में पढ़ाई लिखाई का असर उतना अच्छा नहीं है। एक होता है लोहार समाज, पूर्ण रूप में विश्वकर्मा नहीं बोल रहा हूँ, लोहार समाज की भी जीवन शैली आप लोगों के समाज के समान है। एक होता है गोवारा समाज, गोवारा आदि गोवारा समाज, ये महाकौशल के महाराष्ट्र से जुड़े हुए क्षेत्र में होता है, पूर्णतः चरवाहा समाज होता है। इस समाज की भी जीवन शैली पूर्णतः आदिवासियों के समान है। ये ऐसे अत्यंत पिछड़े समाज। एक है पाल समाज। पाल समाज का क्या काम था? भेड़ बकरियां पालना, इसके अलावा कोई समाज नहीं, समाज का विकास हो ही नहीं पाया। समाज बंजारा समाज, भटकने वाला, घुमंतु जाति वाला समाज, विकास कहीं दूर तक नजर नहीं आता। अरे भाई, देश को स्वतंत्र हुए 75 साल हो गए, 75 साल। ये अत्यंत पिछड़े समाज की चिंता किसी ने भी नहीं किया। ये चिंताजनक बात है भाई। यदि मान के चला जाए ओबीसी वर्ग में ढीमर माझी समाज को रखा जाता है, और ओबीसी वर्ग में कथित कारोबारी समाज दूसरे बड़े जुड़े हुए हैं, संपन्न हैं, बौद्धिक दृष्टि से भी वो आगे बढ़े हुए हैं, उनको साधन मिले हुए हैं, उनके साथ इस समाज को रखा जाएगा तो कंपटीशन में, प्रतियोगी परीक्षाओं में या भिन्न भिन्न तरह के व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में यह समाज कैसे आगे बढ़ सकता है? बढ़ सकता है क्या? नहीं बढ़ सकता। ये चिंताजनक बात है। यदि आदिवासी वर्ग में भी शामिल होते हैं, वहां पर भी कुछ समाज ऐसे हैं जिन्होंने उत्तरोत्तर विकास को प्राप्त कर लिया है, और उस समाज के साथ में उस विकास की गति को प्राप्त करना कठिन है। इसलिए आदिवासी वर्ग में भी अत्यंत पिछड़ी आदिवासियों की अलग से सूची बनाई गई है, ये आपको लोगों को जानकारी होगी। तो मैंने इस विषय पर काफी गंभीरता से अध्ययन किया।
शोधपरक अध्ययन करता ही रहा हूं। अभी तक 30 किताबें लिख चुका हूं, 100 से अधिक किताबों का संपादन किया है। 38 जातियों का बारीकी से अध्ययन कर उनके विकास की रूपरेखा मैंने बनाया है और ये 39वां समाज है जिसके सर्वांगीण विकास की जिम्मेदारी मैं अपने सिर पर लेता हूं। सरकार कोई भी हो, सरकार पलायन नहीं कर पाएगी। हम जो व्यवस्था देंगे उसको मानना पड़ेगा। लेकिन सम्माननीय केशव जी, आप इस व्यवस्था को गंभीरता से समझिएगा। मैं जो बताना चाहता हूं वो ये है कि आदिवासी वर्ग को जितनी सुविधाएं मिलती है उससे अधिक सुविधाओं की जरूरत इस समाज को है। अब ये कैसी मिल सकती है? एक वर्ग नया बनाना पड़ेगा और उस वर्ग का नाम होगा अत्यंत पिछड़ा वर्ग। पिछड़ा शब्द का बड़ा गलत अर्थ लगाया जाता है। ये अभी जब से ओबीसी बना है तब से पिछड़ा का अर्थ, ये एससी एसटी वर्ग को पिछड़ा वर्ग मानते हुए इनकी जाति अलग बनाई गई थी। पिछड़ा वर्ग का मतलब आर्थिक सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा समाज। ये मतलब नहीं है अगर मैंने पिछड़ा बोला तो आप लोग बोलेंगे ये भी पिछड़ा वर्ग की बात कर रहा हूं। अरे भाई, मैं वो पिछड़ा वर्ग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओबीसी की बात नहीं कर रहा हूं, अन्य पिछड़ा वर्ग की, मैं विशेष पिछड़ा वर्ग की बात कर रहा हूं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात कर रहा हूं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग मतलब एससी एसटी से भी पिछड़ा समाज, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ये वर्ग होगा अत्यंत पिछड़ा वर्ग। ये वर्ग होगा एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास अर्थात ईबीसी। क्या होगा? बोलिए जोर से, ईबीसी। अब आप लोग किस वर्ग में जाएंगे? ईबीसी। और ये ईबीसी वर्ग को जो सुविधाएं मिलेगी आदिवासी यानी एसटी और एसटी से ज्यादा सुविधाएं मिलनी चाहिए। अब ये क्या होगा इसके अंतर्गत? अलग अलग समाज के लिए, जैसे माझी समाज है, माझी विकास प्राधिकरण बनाना पड़ेगा और कोई ऐसे 4-5 समाज जो जुड़ेंगे उनके विकास प्राधिकरण बनेंगे, उनके विकास की योजनाएं बनेगी। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री शुरू होती है, वहां पर अगर कोई इंडस्ट्रियल एरिया है तो इस समाज के लिए वहां पर जमीन मुफ्त में देनी पड़ेगी और आपके समाज के लोग मिलकर के एक सहकारी सोसाइटी बनाएंगे। सहकारी सोसाइटियों के माध्यम से उद्योग लगाए जाएंगे और उद्योग लगाने के लिए भी कैपिटल सब्सिडी दे करके उद्योग लगाने की व्यवस्था सरकार को देनी पड़ेगी। कैपिटल सब्सिडी क्या होती है? उस उद्योग लगाने में जो खर्चा आता है उसकी पूर्ति सरकार के द्वारा की जाए, ये व्यवस्था होनी चाहिए। अब बात आती है आरक्षण कैसा मिलेगा। अभी कई हमारे मित्र हैं, उनके दिमाग में डाउट घूमने लगा कि भैया ये तो ठीक है, एसटी में जाते तो हमको आरक्षण मिलता है, इसमें कैसे मिलेगा? ईबीसी वर्ग की पुनः जनगणना होनी चाहिए, अलग से जनगणना होनी चाहिए, अलग से, ओबीसी के साथ नहीं, एससी के साथ नहीं, एसटी के साथ नहीं, ईबीसी वर्ग की अलग से जनगणना हो और जितनी उनकी आबादी है उस आबादी के अनुपात में आरक्षण सरकारी नौकरियों में, जनप्रतिनिधित्व के क्षेत्र में सुनिश्चित करना होगा। पुनः एक सवाल आएगा सामने, हमारे केशव जी भी राजनीति में है, लगता है सुंदर जी भी राजनीति में है, टीकाराम जी भी थोड़ी बहुत राजनीति के अगल बगल में दिखते ही होंगे, मुझे मालूम है। तो यह आता होगा कि भैया ये आरक्षण कैसे लागू करवा देंगे और राजनीति में कैसे होगा? अगर राजनीति में आरक्षण नहीं होगा तो हम विधायक सांसद कैसे बनेंगे? ये बड़ी गंभीर बात आई दिमाग में। तो देखो, एक एक सीढ़ी करनी पड़ेगी। पहले प्रदेश की बात कर ले हम। प्रदेश सरकार एक नेचर की जातियों को एक साथ लेकर के ईबीसी वर्ग में लेकर के उनकी नई सिरे से जनगणना करा सकती है। जनगणना कराने के बाद में उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था सरकारी नौकरियों में दे सकती है। प्रदेश सरकार उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था पंचायतों में, ग्राम पंचायती राज व्यवस्था में
स्थानीय निकाय व्यवस्था में दे सकती है। ये प्रदेश सरकार का अधिकार। कहाँ आरक्षण मिल जाएगा? आप बताइए, कहाँ आरक्षण मिलेगा? सरकारी नौकरियों में कहाँ मिलेगा और कहाँ मिलेगा? पंचायती राज में, स्थानीय निकाय में। तब ये शिकायत, अभी एक सरपंच रहे, उनकी शिकायत थी कि एक हमारे समाज से सरपंच बनी या मैं बना, नहीं, तब तो आपकी आबादी के अनुपात में सीटों को आरक्षित करना ही पड़ेगा। ये आरक्षण मिल जाएगा। अब बात आती है विधानसभा लोकसभा तक कैसे पहुंचे। प्रदेश सरकार अपने यहाँ की व्यवस्था के अनुरूप व्यवस्था कायम करने के लिए विधानसभा में विधेयक पारित करके केंद्र सरकार को भेज सकती है। और जब केंद्र सरकार से प्रस्ताव पारित होगा तो एक नया वर्ग एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल के अलावा ईबीसी वर्ग बनेगा और ईबीसी वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की घोषणा भी की जा सकती है। कोई बड़ी बात नहीं। ये व्यवस्था मैंने बताई आपके सामने में, और मेरे विचार से आप लोग मेरे द्वारा दी गई इस व्यवस्था से सहमत होंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने आज के 2 साल पहले से सम्यक अभियान शुरू किया। सम्यक अभियान किसके लिए? अरे भाई, सरकारी नौकरियों में स्थान क्यों नहीं मिल रहा है, नौकरियां वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है, आपके भी समाज के बहुत पढ़े लिखे होंगे। तो इस पर मैंने खूब बारीकी से अध्ययन किया। ये सरकार रिटायर होने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को एक मुश्त राशि पेंशन ग्रेच्युटी कैसे दे, ये व्यवस्था नहीं कर पा रही है। इसलिए अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 साल से बढ़ाते बढ़ाते 65 पर पहुंच गई है। मतलब रिटायर होने वालों को पैसा नहीं देने के लिए, इसलिए युवा वर्ग की नौकरी छीनी जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। हमने पता लगाया भाई, यदि 58 साल सेवानिवृत्ति आयु लागू करते हैं तो कितने पद खाली होंगे? तो 5,30,000 पद खाली हो रहे थे। हमने बोला भी 5,30,000 युवाओं के लिए नौकरियों के अवसर मिलेंगे। फिर ठेकेदार को दे दिए गए कर्मचारी। सरकारी विभाग में 9,80,000 पदों पर आउटसोर्सिंग से नियुक्ति की गई, मतलब ठेकेदार के आदमी नाम मात्र की वेतन पर, उनके स्थान पर नियमित नियुक्ति होगी तो 15,10,000 पद खाली हो जाएंगे। 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी को इन्होंने 12 घंटे किया, उसको पुनः 8 घंटे करना है। वैसे आबादी के अनुपात में आरक्षण की भी बात हमने किया। और छोटी मोटी 1 एकड़ 2 एकड़ किसानी वाले किसानी आधुनिक ढंग से नहीं कर सकते, उनके लिए इंडस्ट्री सेंट्रिक कम्युनिटी फार्मिंग व्यवस्था के लिए हमने एक सम्यक अभियान शुरू किया। और आपको बताते हुए हमें गर्व हो रहा है कि इस मध्य प्रदेश के लाखों युवा सम्यक अभियान से जुड़ चुके हैं और 1 जनवरी 2024 के बाद इस राज्य को सर्वांगीण विकास का मॉडल बनाने हेतु प्रयास जारी हो जाएंगे। तो साथियों, तमाम बातें बड़ी लंबी है, मैं उन बातों पर आप नहीं ले जाना चाहता। विषय बड़ा गहरा है। जब युवाओं के कार्यक्रम होते हैं, शिक्षित युवाओं के होते हैं, हमारी विस्तार से वहां बताई जाती है। लेकिन आज आप लोगों के समक्ष बताने के लिए मेरे पास यही है, धीमर माझी समाज जितनी उपजातियां हैं, ये सब मिला करके, और इसी नेचर की कुछ जातियों को, बहुत कम जातियां हैं, आबादी भी बहुत कम होगी, इसी नेचर की सभी जातियों को मिला करके इस देश में एक 5वां वर्ग बनाया जा सकता है। और 5वें वर्ग का नाम होगा, क्या होगा? ईबीसी वर्ग। क्या होगा? और ईबीसी वर्ग को निजी व्यवसाय स्थापित करने के लिए, उद्योग स्थापित करने के लिए, उनके बच्चों की पढ़ाई कराने के लिए, उनको छात्रवृत्ति दिलाने के लिए, उनको नौकरियों में आरक्षण दिलाने के लिए, पंचायती राज और स्थानीय निकायों में आरक्षण सुनिश्चित कराने के लिए पूर्णतः व्यवस्था लागू होगी। और ये व्यवस्था एससी, एसटी वर्ग को मिल रही सुविधाओं से भी कहीं अधिक होगी। तो मित्रों, मैं इन्हीं विचारों को आपके समक्ष रखने के लिए आया। और एक बात अभी बार बार कहा जा रहा था, थक हार करके, परेशान होकर के, बार बार मोदी कश्यप की जैसे आपके समाज के पार्टी कौन सी है, अलग बात है कि भाजपा में है, कौन कांग्रेस में है, कौन कम्युनिस्ट में है, कौन बसपा में है, यह अलग विषय है। लेकिन उन्होंने समाज के लिए संघर्ष तो किया। वो बार बार कह रहे थे कि इस समाज को आदिवासी वर्ग में शामिल करना चाहिए, बार बार। अब उनको कुछ उपाय नहीं सूझा तो बोले भैया, बार बार न्यायालय में बोलते हैं कि आपका नाम ओबीसी वर्ग की लिस्ट में है। उन्होंने बोला भैया, ओबीसी वर्ग की लिस्ट से ही हमको हटा दो ना,
फिर हम लड़ लेंगे आदिवासी वर्ग के लिए। रास्ता ये निकाल रहे हैं, पता नहीं है कब तक लड़ाई चलेगी, सब डरते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ केशव जी, टीकाराम जी, यहाँ मंच पर आने के नाम से नेताओं को डर समाया। भैया ये आदिवासी वर्ग में जाने की मांग करते हैं, क्या करें? अरे भैया, सफेद कुर्ता पैजामा पहनकर बुद्धू बनाने का ठेका लिए नेता महोदय। आप लोग अध्ययन करिए, समाज का बारीकी से अध्ययन करिए, समाज की समस्याओं को समझिए और तब समझ पाएंगे जब उस समाज का प्रतिनिधि स्वयं को मानते हुए उस स्थान पर खड़े होकर चिंतन करेंगे। आप चिंतन करते नहीं है, डर कर पीछे चले जाते हैं। सीएम साहब को भी पसीना छूटता है। क्यों पसीना छूट रहा है भाई? कोई व्यवस्था दे सकते हो कि नहीं दे सकते? व्यवस्था दे सकते हैं, प्रावधान है। सदन में सब कुछ नियम बनाए जा सकते हैं, कानून बनाए जा सकते हैं, व्यवस्था दी जा सकती है, लेकिन आपका मन पवित्र नहीं है। आप कपट भाव से सोचते हैं, आप वोटों की दलाली करते हैं, वोटों के लिए काम करते हैं, वोटों को खरीदते हैं। आप ठेकेदार हैं, ठेकेदार। और तो जन भावनाओं के भी ठेकेदार हैं। लोगों के साथ आप निरंतर धोखा करते हैं। इसीलिए सामने आने से मैंने भी 22 मार्च 2023 को हाल ही में सम्यक अभियान के 7 मुद्दे जो मेरे चल रहे थे, काफी विचार विमर्श हुआ, प्रदेश भर में बहुत बड़ा अभियान हुआ। तब तमाम राजनीतिक दल मेरे पास में आए, सर आप हमारे पार्टी में आ जाइए, सर हमारे पार्टी में आ जाइए, हम आपकी बात मान लेंगे। मैंने बोला मानोगे कैसे, तो बताओ अलग दिखा रहा है, कैसे करोगे? ये लाखों की भीड़ देख करके आपको लालच आ गया कि वोट हमारी पक्की, इसलिए आप मेरे पास आए। बताइए इन मुद्दों का क्रियान्वयन कैसे करेंगे? घबराहट मच गई, कोई बता नहीं पा रहा था। लेकिन उसी समय में, इसी बीच में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मेरी चर्चा हुई, दिल्ली के बड़े नेताओं से चर्चा हुई, प्रदेश के नेताओं से चर्चा हुई। तो सभी के सभी में एक तो बड़े मुश्किल से सामने आए, विस्तार से चर्चा किए। कमलनाथ जी से मेरी विस्तार से चर्चा हुई। अभी यह प्रदेश के जो महासचिव बन के आए हैं प्रभारी सुरजेवाला जी, उनसे चर्चा हुई। उन सब लोगों ने ऊपर तक बातें रखी, ऊपर में मीटिंग हुई और उन्होंने बोला युवाओं के हित में, युवाओं को सम्मानजनक रोजगार दिलाने के लिए हम सम्यक अभियान के सारे मुद्दों के क्रियान्वयन का संकल्प लेते हैं। तब मैंने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया मित्रों, और मैं अब कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गया हूं। लेकिन एक मत ये मत भूलिएगा कि मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गया और आज जो बात कर रहा हूं उसको अगर कांग्रेस पार्टी ने नहीं मानी तो ये सवाल आप लोगों के सामने होगा। अभी केशव जी जब आपने माइक लेंगे तो सवाल जरूर करेंगे। मैं आपको वचन देता हूं, यदि 1 साल के भीतर आपके वर्ग को ईबीसी वर्ग में शामिल करने संबंधी विधेयक विधानसभा में लाकर पारित नहीं कराती है सरकार, यदि कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो, और यदि नहीं कराती है तो मैं कांग्रेस पार्टी से नाता तोड़कर आप लोगों से नाता जोड़ते हुए सड़क पर उतर जाऊंगा। और इसी दृढ़ संकल्प के साथ मैं अपने वाणी को विराम देने जा रहा हूं। जय हिंद, जय निषादवाद। साथियों, ये आदरणीय, आपने अभी सुना कि श्री अभी तक भास्कर राव रोकड़े जी, अब आज से जो है केशव भाई, अभी तक फ्लेक्स पे जो नाम आप देख रहे हैं भास्कर राव रोकड़े साहब, आज से उन्होंने वचन दे दिया है कि वो आगे लिखेंगे माझी भास्कर राव जी रोकड़े, माझी एकता। नारे देखो हमारे मजबूती के लगना चाहिए, जोश ठंडा नहीं होना है। शाम पर भोजन के लिए आप लोग बारी बारी से जाएं, बारी बारी से बैठे। जो इधर लाल वाला है ना, अब ये दो मिनट की राइट हो जाए, ऊपर नीचे करना, ठीक है? पीछे काला वाला करा काला वाला लेगा सर की वाइट तक तो हो दोनों। हाँ, ये अपना सर का कार्यक्रम तक का तो पूरा रिकॉर्ड है। ऐसा घुमाना, देख इधर वाला नहीं, ये वाला हाँ, ये वाला थोड़ा सा उस साइड कर, एंटी क्लॉक। हाँ, ऐसा घुमा, ढीला हो जाएगा और घूमने लगेगा। अपनी स्क्रीन खोल ले वाली। मंच पे व्यवस्था बराबर बनाए रखें।
और हाल में भी जो है और देखना जनता आ जाए। क्या बैठना है, जिनको भोजन करने जाना है भोजन करने जा सकते हैं, वो भोजन करके सीधे यही आना है। ज्यादा नीचे मत करना, सरक जाए नहीं तो।